नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने द सॉलिटरी रीपर पोएम की कंप्लीट समरी, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे थे। वीडियो के अंत में मैंने आपको एमसीक्यू नंबर 5 से लेकर एमसीक्यू नंबर 8 तक के आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा था। तो सबसे पहले उन सभी एमसीक्यूज के सही आंसर्स देख लेते हैं और ये भी जानते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। इसके बाद हम इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो बिना समय बर्बाद किए सबसे पहले एमसीक्यूज के सही आंसर्स देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, विच एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट वाज द रीपर यूजिंग? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खेत में काम कर रही रीपर यानी हाईलैंड गर्ल फसल काटने के लिए किस कृषि उपकरण एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट का उपयोग कर रही थी। ऑप्शन ए स्पेड, ऑप्शन बी थ्रेशर, ऑप्शन सी प्लाव, ऑप्शन डी सिकल। अगर आपका आंसर ऑप्शन डी यानी सिकल है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पोएम में साफ बताया गया है कि हाईलैंड गर्ल हंसिए सिकल से फसल काट रही थी और साथ ही मधुर गीत भी गा रही थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी सिकल। एमसीक्यू नंबर 6, स्टॉप हियर और जेंटली पास, हु डज द पोएट एड्रेस दिस लाइन टू? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब कवि कहते हैं स्टॉप हियर और जेंटली पास, तो वे ये बात किससे कह रहे हैं, यानी कवि किसे रुककर गीत सुनने या फिर बिना शोर किए चुपचाप आगे बढ़ जाने के लिए कहते हैं। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ट्रैवलर्स हु मे हैपन टू बी पासिंग, ऑप्शन बी रेजिडेंट्स ऑफ द नियरेस्ट विलेज, ऑप्शन सी फार्मर्स वर्किंग इन अजॉइनिंग फील्ड्स, ऑप्शन डी चिल्ड्रन प्लेइंग इन द वैली। अगर आपका आंसर ऑप्शन ए यानी ट्रैवलर्स हु मे हैपन टू बी पासिंग है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कवि चाहते हैं कि वहां से गुजरने वाले यात्री या तो रुककर उस मधुर गीत का आनंद ले, या यदि आगे बढ़े तो बिल्कुल शांति से जाए, ताकि लड़की के गीत में कोई बाधा ना आए। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए ट्रैवलर्स हु मे हैपन टू बी पासिंग। एमसीक्यू नंबर 7, विच वर्ड एस इन द पोएम इंडिकेट दैट द रीपर इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पोएम में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे पता चलता है कि हाईलैंड गर्ल एक दुख भरा या उदास गीत गा रही थी। ऑप्शन ए मेलनकली, ऑप्शन बी प्लेंटिव, ऑप्शन सी अनहैप्पी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगर आपका आंसर ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पोएम में मेलनकली, प्लेंटिव और अनहैप्पी तीनों ही शब्द दुख, उदासी और पीड़ा का भाव व्यक्त करते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एमसीक्यू नंबर 8, व्हाट इंपैक्ट डिड द रीपर्स सॉन्ग हैव ऑन द पोएट? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाईलैंड गर्ल के गीत का कवि पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी उस गीत को सुनने के बाद कवि के मन में क्या असर हुआ। ऑप्शन ए ही डिसाइडेड टू बिकम अ म्यूजिशियन, ऑप्शन बी he bore the music in his heart for a long time, option C he sponsored the reaper to a music academy, option D he decided to stay on in the valley। अगर आपका आंसर ऑप्शन बी यानी he bore the music in his heart for a long time है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पोएम की अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब वे वहां से आगे बढ़ गए और गीत सुनाई देना भी बंद हो गया, तब भी उस गीत की मधुर धुन लंबे समय तक उनके दिल में बसी रही। यही इस पूरी पोएम का सबसे महत्वपूर्ण भाव भी है कि सच्चा संगीत शब्दों से नहीं बल्कि सीधे दिल से जुड़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी ही बोर द म्यूजिक इन हिज हार्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों, अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स शुरू कर रहे हैं। यह पहला प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें आपको लगभग 30 से 40 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, यानी आंसर छोटा, सटीक और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द इमेज ऑफ द रीपर
as depicted by the poet. इस क्वेश्चन में आपसे रीपर यानी हाईलैंड गर्ल का वर्णन करने के लिए कहा गया है, यानी आपको बताना है कि कवि ने उस लड़की की कैसी तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत की है, उसका रूप, उसका काम और उसके गीत की विशेषता क्या थी। यही आपको अपने आंसर में लिखना है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर: In the Solitary Reaper, the poet depicts the reaper as a young Scottish Highland girl working alone in a field. She is reaping and binding grain with a sickle while singing a sweet and melancholy song. Her melodious voice fills the valley with music, and the poet compares her singing to that of a nightingale and a cuckoo bird to emphasize its extraordinary beauty. दोस्तों, इस आंसर में बताया गया है कि कवि ने रीपर को स्कॉटलैंड की एक युवा हाईलैंड लड़की के रूप में दिखाया है। वो खेत में अकेले फसल काट रही है और साथ ही एक मधुर लेकिन थोड़ा उदास गीत भी गा रही है। उसकी आवाज इतनी सुरीली है कि उसकी धुन पूरी घाटी में गूंजने लगती है। कवि उसके गीत की सुंदरता बताने के लिए उसकी तुलना नाइटिंगेल और कुकू बर्ड दोनों के गीत से करते हैं। यानी कुल मिलाकर कवि ने रीपर को एक मेहनती, शांत और बेहद मधुर आवाज वाली लड़की के रूप में चित्रित किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2: What impact is the Reaper's song having on the valley? Why does he say so? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रीपर के गीत का पूरी घाटी यानी वैली पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। साथ ही यह भी बताना है कि कवि ऐसा क्यों कहते हैं। यानी आपको गीत के प्रभाव और उसके पीछे का कारण दोनों अपने आंसर में लिखने हैं। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर: The Reaper's song fills the entire valley with its sweet and melodious sound. It breaks the silence of the surroundings and creates a magical atmosphere. The poet says so because the song is extraordinarily beautiful and powerful. Its sweetness deeply impresses him, making him feel that the whole valley is overflowing with music. अब इस आंसर को आसान भाषा में समझ लेते हैं। इस आंसर में बताया गया है कि रीपर का गीत इतना मधुर और सुरीला था कि उसकी आवाज पूरी घाटी में फैल गई थी। उसके गीत ने चारों ओर फैली शांति को तोड़ दिया और पूरे वातावरण को संगीत से भर दिया। कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस लड़की की आवाज उन्हें बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगती है। उसका गीत कवि के मन पर इतना गहरा प्रभाव डालता है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो पूरी घाटी उसी संगीत से गूंज रही हो। यानी कुल मिलाकर रीपर के गीत ने पूरी वैली को मधुर संगीत और सुंदर वातावरण से भर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3: हाउ डू वी नो दैट द पोएट कैनॉट अंडरस्टैंड द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हमें कैसे पता चलता है कि कवि उस लड़की के गीत के शब्द या उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। यानी आपको कविता की ऐसी बात या लाइन बतानी है जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि कवि उसकी भाषा नहीं समझते थे। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर: The poet's inability to understand the lyrics is evident from the line. Will no one tell me what she sings? Since the language of the song is unfamiliar to him, he cannot grasp its meaning. Therefore, he merely speculates about its theme, imagining that it may be about old sorrows, past battles, or ordinary human experiences. इस आंसर में बताया गया है कि कवि लड़की के गीत का अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण कविता की ये लाइन है, Will no one tell me what she sings? यानी कवि खुद पूछते हैं कि कोई उन्हें बताए कि आखिर वो लड़की क्या गा रही है, क्योंकि गीत की भाषा उनके लिए अपरिचित थी। इसलिए वे उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ सके। इसी कारण वे केवल अनुमान लगाते हैं कि शायद ये गीत पुराने दुखों, बीते हुए युद्धों या सामान्य मानवीय अनुभवों के बारे में हो सकता है। यानी कुल मिलाकर कविता की यही लाइन स्पष्ट करती है कि कवि गीत के शब्द नहीं समझते थे, इसलिए वे केवल उसके विषय की कल्पना करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4: What are the various themes that the poet speculates about the song? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कवि लड़की के गीत का अर्थ नहीं समझ पाने के कारण उसके विषय के बारे में क्या क्या अनुमान लगाते हैं।
यानी आपको बताना है कि कवि के अनुसार ये गीत किन किन विषयों पर आधारित हो सकता है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर: Since the poet cannot understand the meaning of the song, he speculates about its theme. He imagines that it may be about old unhappy events, battles fought long ago, or some ordinary incidents of daily life. He also thinks that the song may express universal human emotions such as sorrow, loss, pain, and separation from loved ones. अब इस आंसर को आसान भाषा में समझ लेते हैं। इस आंसर में बताया गया है कि कवि लड़की के गीत का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते, इसलिए वे उसके विषय के बारे में अलग अलग अनुमान लगाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये गीत पुराने दुखद घटनाओं, बहुत पहले हुए युद्धों या रोजमर्रा के जीवन की सामान्य घटनाओं के बारे में हो सकता है। कवि ये भी सोचते हैं कि शायद ये गीत इंसान की सामान्य भावनाओं जैसे दुख, दर्द, किसी प्रिय व्यक्ति से बिछड़ने का दुख और जीवन में होने वाले नुकसान को व्यक्त कर रहा है। यानी कुल मिलाकर कवि निश्चित रूप से नहीं जानते कि गीत किस बारे में है, इसलिए वे उसके विषय को लेकर कई अलग अलग संभावनाओं की कल्पना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. Did the reaper realize that someone was appreciating her singing? Give reasons for your answer. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या रीपर यानी हाईलैंड गर्ल को यह पता था कि कोई व्यक्ति उसके गीत की प्रशंसा कर रहा है। साथ ही आपको अपने उत्तर के समर्थन में कारण भी बताना है। यानी आपको केवल यस या नो नहीं लिखना है, बल्कि उसका कारण भी बताना है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर: नो, द रीपर डिड नॉट रियलाइज दैट समवन वाज अप्रिशिएटिंग हर सिंगिंग। शी वाज कंप्लीटली absorbed in her work and continued reaping and binding grain while singing her song. The poem gives no indication that she noticed the poet's presence. Her natural and unaffected singing suggests that she was unaware of being observed or admired. इस आंसर में बताया गया है कि हाईलैंड गर्ल को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कोई उसके गीत को सुन रहा है और उसकी प्रशंसा कर रहा है। वो पूरी तरह अपने काम और अपने गीत में मग्न थी। वो लगातार फसल काटती रही, उसे बांधती रही और साथ ही पूरे मन से गीत गाती रही। पूरी पोएम में कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया है कि उसने कवि को देखा या उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिया। इसी से पता चलता है कि उसका गीत बिल्कुल स्वाभाविक और बनावटीपन से रहित था। वो किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की खुशी से गा रही थी। यानी कुल मिलाकर रीपर को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई व्यक्ति उसके गीत की प्रशंसा कर रहा है। Question number 6. Which agricultural implement was the reaper using? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रीपर यानी हाईलैंड गर्ल फसल काटने के लिए किस कृषि उपकरण, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट, का उपयोग कर रही थी। ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार इसे 1 या 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर: द रीपर वाज यूजिंग अ सिकल, a traditional agricultural implement used for cutting and harvesting grain crops. The poet mentions that the maiden was working in the field, reaping and binding the grain while singing her beautiful song. अब इस आंसर को आसान भाषा में समझ लेते हैं। इस आंसर में बताया गया है कि रीपर फसल काटने के लिए सिकल यानी हंसिए का उपयोग कर रही थी। हंसिया एक पारंपरिक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग फसल काटने और उसकी कटाई करने के लिए किया जाता है। कविता में भी बताया गया है कि हाईलैंड गर्ल हंसिए से फसल काट रही थी, उसे बांध रही थी और साथ ही एक मधुर गीत भी गा रही थी। अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाए या आपको लंबा आंसर याद रखने में कठिनाई हो तो आप ये 1 लाइन आंसर भी लिख सकते हैं। 1 लाइन आंसर: द रीपर वॉज यूजिंग अ सिकल, एन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट यूज्ड फॉर कटिंग एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन। तो दोस्तों, अब हम दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको लगभग 40 से 50 शब्दों में शॉर्ट नोट लिखना होता है, यानी किसी एक टॉपिक के बारे में संक्षेप में लेकिन अच्छे तरीके से लिखना होता है। तो चलिए पहला शॉर्ट नोट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, द ब्यूटी ऑफ द रीपर्स सॉन्ग। इस क्वेश्चन में आपसे रीपर यानी हाईलैंड गर्ल के गीत की सुंदरता के बारे में लिखने के लिए कहा गया है। यानी आपको बताना है कि उसका गीत इतना विशेष क्यों था, कवि उस गीत से इतने प्रभावित क्यों हुए और उस गीत का उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर: द रीपर्स सॉन्ग इज द सेंट्रल अट्रैक्शन ऑफ द सॉलिटरी रीपर। इट्स स्वीट, मेलोडियस and melancholy tone fills the entire valley with music and breaks the silence of the surroundings. अब इस पहले भाग को समझ लेते हैं। यहां बताया गया है कि रीपर का गीत इस पूरी पोएम का सबसे आकर्षक भाग है। उसकी आवाज बहुत मधुर, सुरीली और थोड़ी दुख भरी थी। उसका गीत इतना सुंदर था कि पूरी घाटी उसकी मधुर धुन से गूंज उठती थी और चारों ओर फैली शांति टूट जाती थी। The poet is deeply moved by its beauty and compares it to the songs of the nightingale in the Arabian desert and the cuckoo bird in the Hebrides. However, he finds the reaper's song even more enchanting and memorable. यहां कवि बताते हैं कि वे उस गीत से इतने प्रभावित हुए कि उसकी तुलना दो प्रसिद्ध पक्षियों के गीत से करते हैं। पहला है नाइटिंगेल, जिसका गीत अरेबियन डेजर्ट में यात्रियों को सुकून देता है, और दूसरा है कुकू बर्ड, जिसकी आवाज हेब्राइड्स आइलैंड्स में सुनाई देती है। लेकिन इन दोनों की तुलना में भी कवि को रीपर का गीत सबसे अधिक मधुर, मनमोहक और यादगार लगता है। Although he cannot understand the meaning of the song, its emotional power and musical charm touch his heart deeply. The melody leaves a lasting impression on him, and he continues to carry its memory long after the song has ended. यहां बताया गया है कि कवि उस गीत का अर्थ नहीं समझ पाते क्योंकि वह लड़की दूसरी भाषा में गा रही थी। फिर भी उस गीत की मधुर धुन और उसमें छिपी भावनाएं उनके दिल को गहराई से छू जाती है। गीत समाप्त हो जाने के बाद भी उसकी याद कवि के मन में लंबे समय तक बनी रहती है। यही इस पोएम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश भी है कि सच्चा संगीत भाषा की सीमाओं से परे जाकर सीधे इंसान के दिल को छू सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, द पोएट्स लव ऑफ नेचर। इस क्वेश्चन में आपसे कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के नेचर यानी प्रकृति प्रेम के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया है। यानी आपको बताना है कि इस पोएम में कवि का प्रकृति के प्रति प्रेम किस प्रकार दिखाई देता है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर: William Wordsworth's love of nature is clearly reflected in The Solitary Reaper. The poem is set in a beautiful natural landscape of fields, valleys, and hills. यहां बताया गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और ये बात इस पोएम में साफ दिखाई देती है। पूरी पोएम का दृश्य एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण में है, जहां हरे भरे खेत, शांत घाटियां और पहाड़ दिखाई देते हैं। यानी शुरुआत से ही कवि प्रकृति की सुंदरता का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। द पोएट एडमायर्स द सॉलिटरी हाईलैंड गर्ल वर्किंग पीसफुली इन हार्मनी विद नेचर। हर स्वीट सॉन्ग ब्लेंड्स विद द नेचुरल सराउंडिंग्स एंड फिल्स द वैली विद म्यूजिक। यहां कवि उस हाईलैंड गर्ल की प्रशंसा करते हैं जो प्रकृति के बीच अकेले और शांति से अपना काम कर रही है। उसका मधुर गीत आसपास के प्राकृतिक वातावरण के साथ इस तरह घुल मिल जाता है कि पूरी घाटी संगीत से गूंज उठती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति और संगीत एक दूसरे का हिस्सा बन गए हों। थ्रू दिस पोएम, वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट्स नेचर एज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी, पीस, इंस्पिरेशन एंड डीप इमोशनल एक्सपीरियंस। The lasting impression of the Reaper's song also shows how closely nature and human emotions are connected. यहां कवि बताते हैं कि प्रकृति केवल देखने में सुंदर नहीं होती, बल्कि वो हमें शांति, प्रेरणा और गहरे भावनात्मक अनुभव भी देती है। रीपर के गीत का कवि के मन पर लंबे समय तक बना रहने वाला प्रभाव ये भी दिखाता है कि प्रकृति और इंसान की भावनाओं का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। यानी कुल मिलाकर इस पोएम के माध्यम से वर्ड्सवर्थ ये संदेश देते हैं कि प्रकृति हमारे जीवन में सुंदरता, शांति और आनंद का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों, अब हम तीसरे प्रकार के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं।
ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको लगभग 120 से 140 शब्दों में विस्तार से उत्तर लिखना होता है, यानी आंसर थोड़ा बड़ा होगा। इसलिए इसमें इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स और कंक्लूजन तीनों शामिल होने चाहिए। तो चलिए पहला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, As if a song could have no ending, discuss the significance of this line in the overall context of the poem. इस क्वेश्चन में आपसे As if a song could have no ending इस लाइन का महत्व बताने के लिए कहा गया है, यानी आपको समझाना है कि कवि ने यह लाइन क्यों कही, इसका पोएम में क्या महत्व है और यह पूरी कविता के संदेश से कैसे जुड़ती है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर: The line as if a song could have no ending is highly significant in The Solitary Reaper. It emphasizes the continuous and enchanting nature of the reaper's song. The Highland girl sings while working in the field, completely absorbed in her task. यहां बताया गया है कि as if a song could have no ending इस पूरी पोएम की एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गीत वास्तव में कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि कवि को ऐसा महसूस होता है कि लड़की पूरे मन से लगातार गा रही है और उसका गीत मानो कभी समाप्त ही नहीं होगा। वो अपने काम और अपने गीत दोनों में पूरी तरह डूबी हुई है। Her song is so melodious and captivating that it holds the poet spellbound. Although he cannot understand the meaning of the words, he is deeply moved by its emotional power and musical beauty. यहां बताया गया है कि लड़की का गीत इतना मधुर और मनमोहक था कि कवि पूरी तरह उसमें खो जाते हैं। वे उसकी भाषा या गीत के शब्द नहीं समझते, फिर भी उसकी मधुर धुन और उसमें छिपी भावनाएं उनके दिल को गहराई से छू जाती है। यही संगीत की सबसे बड़ी शक्ति है। The song appears endless because the poet becomes completely immersed in listening to it. Moreover, the reaper continues singing without paying attention to her surroundings, which further creates the impression of continuity. यहां बताया गया है कि कवि उस गीत में इतने खो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है मानो उसका कोई अंत ही नहीं है। दूसरी ओर हाईलैंड गर्ल भी अपने आसपास की किसी बात पर ध्यान दिए बिना लगातार गाती रहती है। इसी कारण कवि के मन में यह भावना पैदा होती है कि उसका गीत निरंतर चलता ही जा रहा है। This line also highlights the central theme of the poem, the universal power of music. The song leaves a lasting impression on the poet's heart, and he remembers its melody long after it has faded away. अब इस अंतिम भाग को समझ लेते हैं। यहां कवि इस पोएम का मुख्य संदेश बताते हैं। वे कहना चाहते हैं कि सच्चे संगीत की शक्ति भाषा की सीमाओं से कहीं आगे होती है। भले ही कवि गीत का अर्थ नहीं समझते, लेकिन उसकी मधुर धुन उनके दिल पर हमेशा के लिए छाप छोड़ देती है। यही कारण है कि गीत समाप्त हो जाने के बाद भी उसकी याद और उसकी मधुरता कवि के मन में लंबे समय तक बनी रहती है। यानी कुल मिलाकर ये लाइन केवल गीत की निरंतरता नहीं बताती, बल्कि ये संगीत की अद्भुत शक्ति और उसके स्थायी प्रभाव को भी दर्शाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ द पोएट? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है। यानी आपको बताना है कि कवि कैसे व्यक्ति थे, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं थी और इस पोएम से उनके व्यक्तित्व के कौन से गुण सामने आते हैं। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर: आफ्टर रीडिंग द सॉलिटरी रीपर, we can say that Wordsworth was a sensitive, imaginative, and nature-loving poet. He is deeply moved by the solitary reaper's sweet and melodious song and appreciates its beauty even though he cannot understand its meaning. यहां बताया गया है कि इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक संवेदनशील, सेंसिटिव, कल्पनाशील, इमेजिनेटिव और प्रकृति प्रेमी, नेचर लविंग कवि थे। वे हाईलैंड गर्ल के मधुर गीत से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। भले ही वे गीत का अर्थ नहीं समझते, फिर भी उसकी सुंदरता और मधुरता की सच्चे दिल से प्रशंसा करते हैं। His request to others to stop here or gently pass shows his respect for the singer and her art. The poem also reveals his keen observation and powerful imagination,
as he speculates about the theme of the song. यहां कवि का एक और गुण दिखाई देता है। जब वे कहते हैं स्टॉप हियर और जेंटली पास, तो इससे पता चलता है कि वे उस लड़की और उसके गीत का बहुत सम्मान करते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उसके गीत में बाधा डाले। साथ ही जब वे गीत का अर्थ नहीं समझ पाते, तब अपनी कल्पना के आधार पर उसके विषय के बारे में अलग अलग अनुमान लगाते हैं। इससे उनकी गहरी सोच, तीक्ष्ण निरीक्षण शक्ति और कल्पना शक्ति का पता चलता है। Above all, Wordsworth's love for nature is evident in his admiration of the peaceful rural setting and the harmony between the reaper and her natural surroundings. He regarded nature as a source of beauty, joy, inspiration, and spiritual comfort. Thus, the poem presents him as a true worshipper of nature and human emotions. अब इस अंतिम भाग को समझ लेते हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात कवि का प्रकृति प्रेम है। वे गांव के शांत वातावरण, हरे भरे खेतों और प्रकृति के बीच काम करती हुई हाईलैंड गर्ल की बहुत प्रशंसा करते हैं। उनके अनुसार प्रकृति केवल सुंदर ही नहीं होती, बल्कि वो हमें खुशी, प्रेरणा, मानसिक शांति और आत्मिक सुकून भी देती है। यानी कुल मिलाकर इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसे कवि के रूप में सामने आते हैं जो प्रकृति और मानवीय भावनाओं दोनों के सच्चे उपासक हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए बहुत कम समय है, तो कम से कम ये टॉप 3 क्वेश्चंस जरूर तैयार कर लीजिए। टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1. The beauty of the Reaper's song. 2. As if a song could have no ending. 3. The poet's love of nature. अगर आपने ये तीनों क्वेश्चंस अच्छी तरह तैयार कर लिए, तो समझिए इस पूरे चैप्टर के लगभग सभी महत्वपूर्ण थीम्स कवर हो जाते हैं, जैसे म्यूजिक, नेचर, इमेजिनेशन, ह्यूमन इमोशंस और द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द रीपर्स सॉन्ग। यही टॉपिक्स बार बार सेमेस्टर एग्जाम्स में अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझिए और इनके आंसर्स जरूर याद कर लीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ द सॉलिटरी रीपर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पूरे हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब इस चैप्टर के सभी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट नोट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपकी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी में मदद मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर अभी भी इस चैप्टर से जुड़ा कोई डाउट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब अगली वीडियो में हम एक नए चैप्टर की आसान और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपनी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी पूरे मन से करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स।